नहीं, सुनिए, यही तो बात है। अगर आप एक बार एप्लीकेशन ओपन कर दिए, जिस वक्त अटेम्प्ट एक बार क्लिक कर दिए, तुम्हारा 1 घंटे का टाइम वहीं से शुरू हो जाता है। और उसके बाद तुम बैक हो जाओ, बैक होकर कोई भी दूसरा काम करो 15-20 मिनट, फिर तुम ओपन करोगे तो तुम्हारा 20 मिनट जा चुका है, क्योंकि आप अटेम्प्ट 20 मिनट पहले किए हैं। समझ रहे हो ना बात को? ये सब छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं जो ऑनलाइन के लिए होती हैं। अब ये बताओ कि जिन लोगों को यह पता नहीं चला कि ऑनलाइन टेस्ट है तो उनको कैसे किया जाए। मतलब कि ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपका अनाउंसमेंट किया गया, चैट बॉक्स पर डाल दिए, किए थे ना। इसके बाद हम नोटिफिकेशन डाला, वो मैसेज गया। और ये कि अब क्या डाकिया को पत्र लिखकर भेजें सबको कि कल टेस्ट होने वाला है। अंजेश तुम तो दिए बाबू, तुम दिए टेस्ट। वाहिद लोग, सब लोग उधर सब लोग दिए। तुम लोगों को कैसे मालूम हुआ कि टेस्ट है? ओ चैट बॉक्स पे गए। हाँ अच्छा, तुम लोगों को कैसे मालूम हुआ श्वेता? मैसेज किए हुए थे तुम लोगों को, और तुम लोग अटेम्प्ट किए। इन लोगों अटेम्प्ट किए हैं। इन लोग से पहला बार में ऑनलाइन टेस्ट समझ में नहीं आया तो उसके बाद ये लोग ऑफलाइन भी दिए हैं। इसलिए हम क्या किए थे वहाँ पे, कहाँ गया वो अभय? कहाँ है बाबू अभय? हाँ, तुमको ऑनलाइन नहीं हो पाया था बाबू, मोबाइल लेकर के आओगे तुमको वो भी सिखा देंगे, ठीक है। ये लड़का बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है, ये लड़का बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हम तुमको समझा देंगे कैसे करते हैं। जिस बच्चे को यह समझ में नहीं आया कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे होता है, हम उसको बजाफ्ते कोई एक मोबाइल लेकर के चले आओगे, हम 1 दिन में सिखा देंगे। वैसे कोई ख़ास चीज़ है नहीं, कोई साइंस थ्योरी है नहीं ऐसा कि इसको कैसे रटना है, वैसे कुछ नहीं है। सिंपल सा एप्लीकेशन के टेस्ट वाले सेक्शन पे जाना था, वहीं पर जितना बजे से आपका टेस्ट है वहाँ पर टाइम लिखा रहता है। 7 बजे से टेस्ट है तो 7 बजे लिखा रहेगा। अटेम्प्ट आ जाएगा, टाइम जैसे ही शुरू होगा ना अटेम्प्ट लिखा हुआ आ जाएगा। आप अटेम्प्ट पे क्लिक कीजिएगा। हाँ बाबू 2 मिनट अटेम्प्ट लिखा रहेगा। जैसे ही तुम अटेम्प्ट पे क्लिक करोगे तुम्हारा टेस्ट टाइमिंग शुरू, टेस्ट दो। अब क्यों ज़रूरी है ये चीज़? भाई वक्त बदल रहा है यार, तुम लोग कब तक ऐसे घसीटा हुआ बने रहोगे? बोलते ना कि शहर का बच्चा और गांव के बच्चे में फ़र्क क्या है। आदमी सुधारने का कोशिश भी करता है ना तो 2 कदम नहीं चलने का कोशिश, थोड़ा सा हाथ तक नहीं बढ़ाते हो। प्रॉब्लम अगर कुछ भी हो तो सवाल कर लिया जाए, ज़्यादा अच्छा रहता है ना। 1-2 दिन के बाद हम फिर से एक बार ऑनलाइन करेंगे, ठीक है ना। इसको आदत में बना लेना है चीज़ को। ऑनलाइन का मतलब ऑनलाइन टेस्ट। तो मोबाइल अगर ख़राब है तो मोबाइल ठीक कराइए। 8वां से 9वां पहुँचते तक मोबाइल बनवाइए। तुम लोग भी बाबू एकदम आदत में इसको भर लो। तुमको पता भी है ऑनलाइन कितना टेस्ट चलता है? ऑनलाइन टेस्ट कितना मालूम है? मोबाइल यूज़ करते हो? व्हाट्सएप से बाहर निकले हो कभी? जाके बाहर देखो ना, जाके बाहर दुनिया में झाँको, कभी बाहर पढ़ो तो जाके देखो, किसी से पूछो कि गांव के बच्चा को कैसा गंदा मानता है वो लोग। बोलता है कि इसको मोबाइल जो है ना यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप से आगे आइए नहीं करता। और सही बात भी है, सही बात भी है। आप कोशिश कीजिएगा सिखाने का ना तो ये सीखेंगे भी नहीं। क्या करते हैं सर? यूट्यूब। तेरा यूट्यूब इंटरनेट मोबाइल वही है क्या? सिर्फ वही है यूट्यूब? तो यूट्यूब से पढ़ भी सकते हो, लेकिन नहीं, यूट्यूब से आप गाना सुनते हो। व्हाट्सएप से क्या करते हो? सिर्फ गाना सुनते हो, बात करते हो। यही सब चीज़ चलते रहता, यही सब चल रहा है। आप काम नहीं कर रहे, आपको एप्लीकेशन बना कर दे दिया गया, आप उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। सही है, हम देखें, हम लेके अच्छा ये हालात हैं। किसी बच्चे का टेस्ट छूट रहा है तो फ़ोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है। कोई 15 क्वेश्चन पटक गया तो 15 क्वेश्चन कहाँ से बना रहा है वो? अब देखो एक और है। सिर्फ सिलेबस ख़त्म करना पढ़ाई नहीं होता है, समझ रहे हो ना। समाज के साथ साथ चलना, कि पढ़ाई का भी माहौल क्या है, कैसे चल रहा है पढ़ाई आगे, उसको भी एडॉप्ट करना पढ़ाई है। त्यौहार मनाना, रोज़ छुट्टियां मनाना पढ़ाई नहीं होता है, समझे। एक दिन का छुट्टी का मतलब ये नहीं होता कि दिन भर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाया जाए, उसको छुट्टी नहीं बोला जाता है। पढ़ाई वैसे नहीं चल रहा है, समझे। हम लोग पढ़ रहे थे बाबू जंतुओं में जनन, यही था टॉपिक। जंतुओं में जनन। और इस टॉपिक में जाने से पहले हम लोग पहले तो जनन के बारे में बताए थे कि जनन किसे कहते हैं। जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जीव अपने ही जैसे दूसरे जीव को उत्पत्ति करते हैं, जन्म देते हैं। और इसमें कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जैसे कि या तो एक जीव जो पैदा हुआ है वो अपने जनक के बिल्कुल समान होता है। अलैंगिक जनन में दिख रहा था, उस दिन बात किए थे अलैंगिक जनन का, उसमें ये चीज़ दिख रहा था कि एक जीव दूसरे जीव के बिल्कुल समान था। अलैंगिक जनन किसको बोलते थे? जिसमें लिंग भाग नहीं लेते। और अलैंगिक जनन की कितनी विधियां थी?
4। तो जंतु में जनन की 2 विधि पहले किए थे हम लोग बात। एक था अलैंगिक, नोट नहीं करना है, जिनके पास मोबाइल है वो नोट नहीं करेंगे, बाकी जिनके पास मोबाइल नहीं है वो नोट करेंगे, अपने पुराने ढर्रा पर रहेंगे। अलैंगिक जनन, इस पर हम लोग चर्चा किए थे कि अलैंगिक जनन, जनन की एक ऐसी विधि होती है जिसमें लिंग भाग नहीं लेते और जो नए व्यष्टि यानी नए जीव की जो उत्पत्ति होती है वो अपने पूर्वज के बिल्कुल समान है। शरीर के कुछ भागों से कट करके, केंद्रक का बार बार विभाजन होकर के, या फिर शरीर पर से वो मुकुल निकलता है उससे मुकुलन, या फिर आगे हम लोग अभी देखेंगे किस तरह से शरीर के कट करके, इन सब तरीकों से इनमें जनन होता है। कौन कौन सा तरीका बताया जा रहा था बाबू? तो अलैंगिक जनन की विधियां थी। सबसे पहले हम लोग बात किए थे विखंडन, और ये विखंडन की प्रक्रिया को कितने भाग में बांटा गया था? 2। पहला भाग कौन सा था बाबू? वेरी गुड, द्विखंडन। इसमें क्या बताया था? वो अमीबा का फोटो भी बनाया गया था और अमीबा में केंद्रक जो था वो 2 भाग में बट गया, तो द्विखंडन हो गया। अगर यही केंद्रक 2 से ज्यादा भाग में टूट जाए तब क्या होगा? तब ये हो जाएगा बहुखंडन। ये हो गया अलैंगिक जनन की पहली विधि। और इसमें जो अभी हम लोग बात कर भी रहे थे, तो हम बात किस चीज का किए? हम बात किए केंद्रक के विभाजन का। अगर याद हो तो कि केंद्रक 2 भाग में टूट गया तो द्विखंडन, केंद्रक 2 से ज्यादा भाग में टूट गया तो बहुखंडन। लिंग का कोई जिक्र नहीं आया, स्त्री पुरुष जैसा वर्ड कुछ इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ, झमेला खत्म। पॉइंट नंबर 2 क्या था भाई? दूसरा नंबर पे मुकुलन। अब मुकुलन जो था वो 2 प्रकार के अलैंगिक जनन जो था मुकुलन नंबर 2 पर, हाँ 2 प्रकार के जीवों में। एक ये देखने के लिए मिला हम लोगों को एक कोशिकीय जीव, युगलिना का शायद जिक्र किए थे, है ना, और बहुकोशिकीय जीव जैसे कि हाइड्रा का जिक्र किए थे, सही है ना, इनमें भी देखने के लिए मिला था। मुकुलन में क्या हो रहा था? शरीर के ऊपर से ऐसे उभार निकलता था, धीरे धीरे वो बड़ा होता था और स्वतंत्र जीव बन जाता था। ध्यान अगर हो तो ठीक है। आज हम लोग तीसरा देखेंगे, नंबर 3। वो क्या है बाबू? अपखंडन या पुनर्जनन, है ना। अपखंडन, अपखंडन या पुनर्जनन, दोबारा से जन्म, समझ गए ना। प्लेनेरिया वगैरह में ये चीज़ देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या होता है? अगर एक जीव है ना, ऐसा एक कोशिकीय जीव हम लोगों का एक कोशिकीय, जानते हो ना एक कोशिकीय जीव क्या है? इससे पहले वाले चैप्टर में बात किए हैं। ऐसा ना हो कि आगे पढ़ते चले जा रहे हो और पीछे से भूलते चले जा रहे हो, समझे? तो एक कोशिकीय जो जीव होता है उसमें देखने के लिए मिलेगा यह भी पुनर्जनन। इसके द्वारा भी देखो ये कैसे अपने नए जीव का उत्पत्ति करते हैं। कोई लिंग भाग नहीं लेने वाला है। अगर तुम इसको 3 भाग में तोड़ो, 1 2, ये पहला भाग, ये दूसरा, ये तीसरा, तब इसमें कुल कितने जीव बन जाएंगे? देखो 3, यानी इसका अलग से विकास होगा, इसका अलग से विकास होगा, इसका अलग से विकास होगा। कैसा है? देख रहे हो? मैंने अगर 50 भाग में अगर छोटे छोटे काट दो बैठ करके तो फिर 50 को जीव को तुमको झेलना पड़ेगा। इसका परिभाषा क्या बनाएंगे कि अपखंडन या पुनर्जनन अलैंगिक जनन की ऐसी विधि होती है, जनन कर रहे हैं ना ये लोग, अलैंगिक जनन की ऐसी विधि होती है जिसमें एक व्यष्टि किसी कारणवश अगर 2-4 भाग में टूट जाए तो हर एक भाग अपना विकास करता है और एक स्वतंत्र जीव बनाता है। बनाया ना? 1 नंबर भाग जैसा कटा वो अलग बनाया। किसी को ऐसा भी ध्यान जा रहा है क्या कि छिपकली में ऐसे ही होता है? ऐसा कुछ जा रहा है क्या किसी में? नहीं। छिपकली को अगर पूंछ काट देते हो तो छिपकली का पूंछ ज़रूर नया आ जाता है, लेकिन पूंछ से छिपकली नहीं बन जाता है, पूंछ का विकास नहीं होता। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? तुम सब भाग अलग अलग विकास करेगा और नया जीव बना लेगा। फ़र्क समझ में आया दोनों चीज़ में? आया बात समझ में? हाँ, तब ठीक है। इसको लिख दें क्या? इसको लिख दिया जाए। यह अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें किसी कारणवश यदि जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक खंडों में
विभाजित हो जाए तो प्रत्येक खंड एक स्वतंत्र जीव बनाता है ना। अगर जीव का शरीर दो भाग में टूट जाए, दो से ज़्यादा भाग में अगर जीव के शरीर को तोड़ दिया जाए, तो जीव के शरीर का हर एक भाग अलग अलग एक नया जीव बना लेगा। और शायद जनन का यही तो मेन एस्पेक्ट है, नहीं कि हम अपने जैसे संतति को उत्पन्न कर रहे होते हैं, जन्म दे रहे होते हैं। और जनन का जो सबसे आखिरी वाला विधि होगा, और ये किस में देखने के लिए मिलेगा वो भी लिख दें। जैसे यह जनन देखने के लिए मिलता है प्लेनेरिया में, ठीक है ना। और सबसे आखिरी जो जनन की विधि है वह है बीजाणु जनन। वैसे ये तुम्हारे सिलेबस में है भी नहीं, बट हम थोड़ा समझा देते हैं बीजाणु जनन। इस प्रकार का जनन के लिए तुम कहाँ देखे हुए होगे? आलू वगैरह के ऊपर देखे होगे, ग्रीन रंग का देखे फूजते हुए, है ना, आलू के ऊपर निकल रहा है, वो बीजाणु जनन है, उसको बीजाणु जनन बोलते हैं। उसमें चना के ऊपर भी देखे होगे निकलता हुआ, हाँ, ये बीजाणु जनन हो गया। क्लियर है बात? देखे है ना? हाँ, मोस्टली तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, बट ठीक है, इतना सा थोड़ा बहुत तो हिंट मिल जाना चाहिए। अब यहाँ पर हम 3 को लेकर के 3 को पढ़ा के हट जाते हैं, नहीं भाई चौथा भी है तो थोड़ा सा इसके बारे में हो गया, समझ में आ जाना चाहिए। 8वां में 9वां 10वां में जब जाएंगे तो इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना तो मालूम है, ठीक है ना। जिसके पास नहीं है वो नोट करो। परिभाषा सबका ध्यान है, ताकि अब हम लोग लैंगिक जनन पर बात करेंगे। ध्यान है ना? आगे बढ़ते हैं। और लैंगिक के बाद केस शुरू होता है लैंगिक जनन का। परिभाषा लिखवाए थे बाबू, इसका लिखवाया हुआ है, ठीक है। तो बोल देते हैं लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन जनन की एक ऐसी विधि होती है जिसमें लिंग भाग लेते हैं। सही है ना? और लिंग का मतलब स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, सही हो गया। ये लिंग आप और कुछ नहीं है, बस यही है केस इसका। बस ये लिंग आपस में मिलते हैं, इसमें लिंग भाग लेते हैं। सही बाबू? अब लिंग कितने प्रकार के हैं जो हम लोग पढ़ते आए हैं? एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग, है ना। इसको बोलते हैं फीमेल एंड मेल, ध्यान अगर है, सही है। अब इनका अपना अपना युग्मक होता है। युग्मक मीन्स जो इनका वाहक होता है। वाहक का मतलब हो गया जिसके द्वारा आगे वंश पैदा होता है, बच्चे का जन्म होता है। तो उसमें पुल्लिंग का युग्मक जो होता है, यानी पुरुष युग्मक जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका नाम है शुक्राणु, है ना बाबू। और जो स्त्री युग्मक होता है इसको बोलते हैं अंडाणु। यहां तक बात कोई तकलीफ? इसी शुक्राणु और अंडाणु को मिलने को क्रिया को शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया, प्लस कर दिए ना, मिलने की क्रिया, ये कहलाती है निषेचन। तकलीफ? अगर निषेचन हुआ है तब भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का मतलब हो गया जाइगोट, इंग्लिश में बोलते हैं। निषेचन के बाद बनना शुरू करता है क्या चीज़? भ्रूण। भ्रूण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जाइगोट। इसके बाद शिशु, बच्चा वगैरह आगे की ओर बढ़ता है। सिंपल सा सीधा शब्द में यही बात है। नर युग्मक जो शुक्राणु है वो आकार में स्त्री युग्मक अंडाणु से छोटा होता है। एक बार में करोड़ों की संख्या में शुक्राणु होते हैं जो अंडाणु के पास जाते हैं निषेचन के लिए। एक अंडाणु को केवल और केवल एक शुक्राणु ही निषेचित कर रहा होता है। अगर हम ऐसा वर्ड बोल रहे हैं कि एक अंडाणु को एक शुक्राणु निषेचित कर रहा होता है, तो तुम इसका सीधा सीधा मतलब ये निकालोगे, एक अंडाणु से केवल एक शुक्राणु ही मिल रहा होगा, प्लस हो रहा होगा ये। सही है ना? जबकि शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है एक बार में? बहुत ज़्यादा। इसको तुम करोड़ों की संख्या में मान सकते हो। बात समझ में आ रहा है यहाँ पर? इतना समझ में आ रहा है बात? ठीक है। अब जब, हाँ, क्या सवाल है क्या किसी का? 1 मिनट रुक जाओगे बाबू, हमको क्लियर कर लेने दो पहले। इस क्रिया में अभी तक जब हम बात करते आए हैं तो इस क्रिया में हम किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे? शरीर के से अलग होने पर ध्यान दे रहे थे। नहीं, इस क्रिया में, और दूसरे ज़रूरी बात ये था कि इस क्रिया में अगर गुलाब का पौधा है ना, उससे आप नया जीव बना रहे हो,
तो वो बन रहा था गुलाबी। सही है ना? सेम गुण का और अपने जनक के बिल्कुल समान, समान का मतलब होता है ट्रू कॉपी, एग्जैक्ट। लैंगिक जनन में यह गुण खत्म हो चुका होता है। ज़रूरी नहीं है लैंगिक जनन में, अब चीज़ों को समझो बाबू ध्यान से। लैंगिक जनन में होता क्या है, माता और पिता दोनों मिले हुए हैं, ये माता और ये पिता। सही है ना? क्योंकि पिता जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं और माता जो होती है वो स्त्रीलिंग होती है। इस बात को समझना होगा, क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चे का एक और गड़बड़ फॉर्म में देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है? मेल और फीमेल। उनको मैट्रिक तक गुजर चुका होता है और मैट्रिक तक उनको पता नहीं होता कि वो मेल है कि फीमेल है। तो क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी गिनती उन्हीं सरकारी स्कूल के बच्चों में हो? लेकिन संदाते हो। बेशक तुम बेहतर हो इसमें, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भले कितना भी ज़्यादा इसके लिए हल्ला कर दिया जाए कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है, तालीम अच्छी मिल रही है, लेकिन एक बात तय है, सरकारी स्कूल को ऐसे ही बोला जाता है कि सरकारी तो सरकारी ही है, कैसा पढ़ाई हुआ होगा, ऐसे बोला जाता है। तो बोलने वाले तो खैर कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहेंगे। तुम उसमें कुछ बेहतर कर सकते हो, अब वो तब होगा जब तुम सीखोगे और पढ़ोगे। बस छोटा सा बात बताया गया। स्त्री, फीमेल और इनके में जो युग्मक होगा, वो युग्मक किसे कहते हैं? जो आपके अंदर अनुवांशिक गुणों को लेकर दौड़ रहा है। अब वो कौन था आपके अंदर का, सॉरी, जो आपके सेक्सुअल गुणों को लेकर दौड़ रहा है, वो कौन था? अंडाणु। और पुल्लिंग यानी कि पुरुषों में वो कौन है? शुक्राणु। यही है आपके जनक का वाहक। समझे? ये लेकर के आपको लेकर दौड़ता है आगे। ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। क्लियर है बात? और ये दोनों जब मिक्स होते हैं, जब मिलते हैं, तब क्रिया कहलाती है निषेचन। और इसी निषेचन के फलस्वरूप बनता है भ्रूण। भ्रूण से ही बच्चे का विकास धीरे धीरे गर्भाशय में होता चला जाता है। गर्भाशय में होता चला जाता है, गर्भ में बच्चे बनते हैं। इन सब के अलावा जो सबसे ज़रूरी बात था हम लोगों को समझना, कि ये जो निषेचन की क्रिया यहाँ पर हो रही है, इसका खैर परिभाषा में हम पहले लिखा दें, कहीं वो सब छूट ना जाए। बातें तो होती रहेंगी, है ना? निषेचन का परिभाषा लिख देते हैं यहाँ पर, है ना बाबू? निषेचन, नर युग्मक। कौन है नर युग्मक बाबू? शुक्राणु। नर युग्मक यानी शुक्राणु, तथा मादा युग्मक, ये कौन है? अंडाणु। के संयुग्मन को, संयुग्मन मीन्स होता है मिलन को, संयुग्मन को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। देखो बाबू, निषेचन की परिभाषा हो गई, यही बात ना अभी हम बोल रहे थे। अब इसको रटना नहीं है, सिर्फ समझ लेना है चीज़ों को। नर युग्मक यानी शुक्राणु, मादा युग्मक यानी अंडाणु, जब ये दोनों मिलते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। और निषेचन के फलस्वरूप ही, निषेचन के बाद ही निषेचन के फलस्वरूप ही किसका विकास होता है? भ्रूण का विकास होता है। विकास का मतलब भ्रूण बनता है, ऐसा नहीं कि पहले से भ्रूण था। भ्रूण का बनना ही निषेचन के फलस्वरूप होता है और धीरे धीरे ये भ्रूण विकास करता है, विकसित होता है। और कहाँ होता है ये? गर्भ में। गर्भ में। तो निषेचन के फलस्वरूप ही भ्रूण का विकास होता है और यह प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया? भ्रूण का विकास। और यह प्रक्रिया कहाँ होता है? मादा के गर्भ में। देखो, आम आदमी बोलेंगे मादा के शरीर में, अब हम लोग पढ़ लिए हैं ना, तो शरीर में कहाँ? गर्भ में। अब हम लोग पढ़ लिए हैं, बात समझ में आ रहा है ना? अब शरीर वर्ड नहीं बोलेंगे, शरीर तो पूरा शरीर है, तो शरीर में कहाँ? गर्भ में। बात समझ में आया ना? एक और बात, अब ये जो निषेचन की क्रिया है ये कहाँ होती है? यानी वो कौन सा एरिया है, वो कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं? क्या ये फ्रेम में आ रहा है? ये लाइन इसमें आ रहा है, ये जगह? ठीक है। देखो बाबू,
फोटो है किताब में, ओपन करो, किताब ओपन करो दोस्तों, देखो फोटो, गर्भाशय का फोटो होगा, जरा देखो तो क्या हो गया है। हाँ, हम अब बनवाएंगे वो फोटो, सब जो है ना लिस्ट लिखवा देंगे, आपको बनाना होगा। वो फोटो तुम देख रहे होगे, ठीक है, ठीक है। अब हम उस फोटो को तुम रखो और हम यहाँ पर जो बातें बोल रहे होंगे तुम उस बात पर ध्यान देना। हाँ, अगर आप किताब नहीं लाए हैं तो ये और अच्छी बात है, पढ़ना क्या ज़रूरी है, यही बात तो बाहर भी सब कह रहा है, क्या ज़रूरी है पढ़ना, और किताब से क्या पढ़ना, घर जाके मोबाइल में मैसेज कर लें, हो गया, पढ़ाई हो गया, यही तो है, टाइम पास तो करना है, बस 20-25 मिनट और गुजर जाएगा, है ना। चलो देखो बाबू ध्यान से, और जो किताब लाए हैं वो किताब यहाँ पर मेरी बात को देखेंगे, और किताब में इससे बेहतर फोटो बना हुआ है किताब में, है ना, इसीलिए किताबों को खुलवाए हैं। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर तुम देखोगे ऐसा फोटो बना हुआ है क्या हुआ, इस तरफ भी होगा सेम, इसको बोलते हैं बाबू अंडाशय, नाम वहाँ पे पता नहीं क्या लिखा है, अंडाशय लिख दिया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अंडाशय। ये अंडाशय से एक अंडा जो है ये निकलता है, निकल करके इस जगह पर आकर रखाता है, और इस जगह को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका, है लिखा हुआ, यस सर, ओके सर, ठीक है। और जब ये क्रिया शुरू होती है ना, जनन की क्रिया, तो स्पर्म जो है वो इसी रास्ते आते हैं, ठीक है, और आने के बाद इस अंडाणु के पास वो दौड़ लगाते हैं, पहुंचने के लिए रेस लगता है कि हम पहले या हम पहले, और जो स्पर्म स्ट्रांग होता है वो कोई एक वो जाकर के इस अंडाणु से मिलता है। मिलने का मतलब ये हुआ कि देखो स्पर्म का फोटो कैसा बनाया, ऐसा है, ऐसा कुछ फोटो बना हुआ, ऐसा वाला देखो ना, कहीं पे शुक्राणु फोटो लिखा हुआ होगा, बना हुआ होगा, ऐसा पुच्छी वाला, ऐसा वाला है ना फोटो, इसको आप देख नहीं सकते, ये डिज़ाइन को देखा नहीं जा सकता, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से इसका किताब में जो है वो ऑब्जर्व किया गया होगा, इस वजह से वो फोटो को कैसे ऑब्जर्व किया गया होगा, किस चीज़ से देखा गया होगा, एग्जैक्टली सही है ना, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी का वो एडवांस फॉर्म है जो ये नाम लिया, हर्ष नाम ले रहा है, क्लियर है बात। अब उससे देख करके ये फोटो बता दिया गया कि स्पर्म का ये फोटो है और ये किसका है, अंडाणु का। अब ये इसके साथ मिला, यानी यहाँ पर वही कर्मकांड चल रहा है, क्लियर हो गया बात। अगर यह क्रिया होती है, ये क्रिया कहाँ हुई निषेचन की, मिलने गया, शुक्राणु अंडाणु से क्या हुआ, यहाँ पर मिल गया, तो ये क्रिया कहाँ पर हो रही है, मिलन की क्रिया शुक्राणु अंडाणु की कहाँ पर हो रही है, फैलोपियन नलिका में। तो यस, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो फैलोपियन नलिका में। फोटो से ही वो बात जाहिर हो गया। अब क्या इसको कॉपी पे लिखें, रटे हुए बैठ के, बात समझ में आ रहा है, रट्टू तो और कोई रटने वाला है यहाँ पे, लिखवा देंगे, लिखवा दीजिएगा सर, ये बात समझ में आ गया। तो क्या हम यहाँ पर एक की पॉइंट बना सकते हैं, ऐसे क्या क्या बात बताया गया, देखो फोटो को ही सिर्फ ऑब्जर्व करो, ये वाला जो मार्ग है ना, इसको बोला गया योनि मार्ग, फोटो देखिए है, हाँ, इसी मार्ग के थ्रू शुक्राणु आते हैं, और ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को बोला गया फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका, सही है। और ये जो एरिया है ना, ये जो तुम देख रहे हो, ये है गर्भाशय, देखो दिख रहा है, हाँ, इस एरिया को गर्भाशय बोला गया है, और जो बेबी का विकास है ना, इसी एरिया में होता है। और ये एरिया जैसे जैसे बेबी का विकास होता है 8वां 7वां महीने, 7वें 8वें महीने में, तो ये एरिया थोड़ा सा बड़ा होता है, अंडे के आकार का, और धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, तकरीबन 18 से 20 सेंटीमीटर तक बड़ा हो जाता है, 18 से 20-25 के आसपास, समझ रहे हैं बात को, और अंडे के आकार का हो जाता है बेबी के जन्म के समय तक, बात समझ में आ रहा है, यही है वो स्पेस, क्लियर है बात। और फिर बेबी इसी रास्ते बाहर आता है, बेबी मीन्स तुम हम सब, बात समझ में आ रहा है ना। तो जिनको धीमा धीमा मुस्कुराहट आ रहा है, जो घटियापन के शिकार है, उनको हम बता दें कि जीव की उत्पत्ति भी ऐसे ही हुई है, समझ रहे हो ना। और बहुत जगह तो पढ़ाया भी नहीं जाता सरकारी स्कूल में ये सब चीज़, इसी वजह से कि बच्चे लोग हंस रहे होते हैं, तो हम उनको बता दें कि हंस रहे हो तो एक बात सोच लो कि तुम्हारी उत्पत्ति भी ऐसे ही हुई है, अब हंसो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो यही है अंडा,
क्लियर है बात। और हर बार ये अंडा हर महीने यहाँ आता है और इसके बारे में और विस्तृत जानकारी और अच्छे से पढ़ाई होगी क्लास 10th में। क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम है जनन, वहाँ पर और अच्छे से इसके बारे में गहराई से पढ़ाई होगी, डेप्थ में आप पढ़ सकते हो। महज 1 साल के बाद, 1 साल के बाद आप 9th में रहोगे, उसके जस्ट बाद आप इसको पढ़ लोगे अच्छे से, ठीक है। अभी क्या क्या बात जानते हैं जंतु के जनन में। तो जो जंतुओं में जनन हो रहा था, उस जनन के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वह है लिंग का होना। क्लियर है ना बात। अब लिंग है तो लिंग कितने प्रकार के होंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। क्लियर हो गया। ये दोनों लिंग में स्त्रीलिंग का वाहक कौन हो गया, अंडाणु, अब पुल्लिंग का शुक्राणु। ये दोनों जब मिले तो क्रिया को क्या बोलेंगे, कहाँ पर मिलते हैं ये दोनों, फैलोपियन नलिका में। सही है ना, फैलोपियन नलिका में जहाँ पर ये मिलते हैं वहीं पर निषेचन होता है। अगर प्रश्न आ गया निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, फैलोपियन नलिका में होती है। सही है ना। निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, भ्रूण बनता है, जाइगोट बनता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। यही सब चीज़ जाने थे ना बाबू, या और भी कुछ नया था, नहीं ना। अब ये जो बात था उसको हम जैसा लिख देते हैं पॉइंट वाइज, सही रहेगा, भूलने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए क्या क्या बात बोल रहे थे भाई। सबसे पहले कि जो निषेचन की क्रिया है कहाँ होती है, फैलोपियन नलिका में होती है। एक बात। दूसरा, भ्रूण का विकास ये कहाँ हो रहा होता है, गर्भाशय में। और निषेचन का परिभाषा तो आपके सामने लिख ही दिया गया है। सही है ना बाबू। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में। सही है। एक बात और, भ्रूण का विकास कहाँ होता है, गर्भाशय में। और जब भ्रूण बन जाता है, भ्रूण विकसित होकर नौ महीने बाद जन्म होता है ना, 9 महीने के बाद ही होता है ना, 9 महीने बाद इसी मार्ग से योनि मार्ग से बाहर आता है। योनि मार्ग मतलब वेजाइना उसको बोला जाता है ना। इसको इंग्लिश में वेजाइना पढ़ा जाता है। क्लियर हो गया। तकलीफ है, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, ठीक है। इसको जिनके पास एप्लीकेशन नहीं, पहले वो नोट करो, जल्दी में एकदम नोट करो, टाइम ज़्यादा नहीं देंगे। जिनके पास नहीं है, जिनके पास है वो ठीक है। देखिए बाबू साहब, फ़ोटो कौन कौन सा बनाना पड़ेगा ज़रा देख लिया जाए, वह काम भी तो करना पड़ेगा, लिखवाना भी लगता। देखिए क्या क्या चीज़ लिखवाना है। लिखवाना है। पहले इसको जल्दी से करने दो, फिर आते हैं। तुम्हारे पास भी नहीं है फ़ोन? हाँ है, तो YouTube पे जाकर के ताज क्लासेस लिख लेना था, वीडियो रहेगा वहाँ पर, ठीक है ना।
चलिए, एक प्रश्न बना लिया जाए, है ना। अब प्रश्न क्या रखेंगे कि नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं एवं इसके प्रमुख अंगों भागों के नाम लिखें। प्रश्न क्या है? नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। किताब ओपन करो और पेज नंबर 108 में पहुंचो। आ गए? पेज नंबर 108, चित्र संख्या 9.6। तुम देख रहे हो वह नर जनन तंत्र है। उस नर जनन तंत्र का जो मुख्य भाग है, उस मुख्य भाग में तुम कौन कौन से भाग का नाम लोगे वो हम बता रहे हैं। फोटो में तो भाई जैसे वैसे बनाना पड़ेगा तुमको, लेकिन उसके मुख्य भाग का हम नाम लिख रहे हैं। उसके मुख्य भाग कौन कौन से हो जाएंगे? एक होगा वृषण, एक हो जाएगा वृषण कोश, एक हो जाएगा मूत्र मार्ग, शिश्न, बस इतना काफ़ी है। तुम देख रहे हो सब चीज़। फोटो में देखोगे तो तुम मूत्र मार्ग देख रहे होगे कि जो शिश्न है उसके ठीक बीच से होकर के गुजर रहा होगा। पतला पाइप दिख रहा है, हाँ, उस पतले से पाइप को, उसी को बोला जाता है मूत्र मार्ग, यानी यूरिन वहीं से निकलता है, पेशाब जिसको बोलते हैं, मूत्र। क्लियर हो गया बात? और संभोग क्रिया के समय, जिस वक्त अभी हम लोग जो लैंगिक जनन पढ़ रहे थे, उस समय स्पर्म यानी शुक्राणु भी वहीं से निकलते हैं। क्लियर है बात? दो बातें। इस पूरे आवरण को बोला गया है इंग्लिश, हिंदी में शिश्न और इंग्लिश में बोलते हैं पीनस, PENIS। इंग्लिश नहीं लिखा है वहाँ पर, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे आपको सब कुछ बता दिया है। मूत्र जनन छिद्र भी लिख दिया गया है, अगर किताब आपके पास है तो। है? चलिए ठीक है। बगल में वह जो फोटो दिया है वह शुक्राणु का फोटो दिया है, तो आप उसके फोटो को शामिल नहीं करेंगे, सही है, क्योंकि प्रश्न क्या मांगा है आपसे? केवल नर जनन भाग का। तो केवल नर जनन तंत्र का ही हम फोटो देंगे। तो केवल किसका फोटो हम देंगे? इतना का। इसको हटा दीजिएगा फोटो में। क्लियर हो गया बात? इसके मुख्य अंग का नाम हम यहाँ पर लिख दिया है। शुक्राणु, पुरुषों में जो वाहक है वो कौन है? शुक्राणु है। शुक्राणु बनते कहाँ हैं? शुक्राणु इसी वृषण में बनते हैं। अंडे के समान रचना होती है ये। ए लड़का, ए सीधा होकर बैठो। ये अंडे के समान रचना होती है, इसे वृषण बोला जाता है। ये एक जोड़ा होता है, मतलब दो होते हैं, और ये वृषण एक थैली में होते हैं जिसे वृषण कोश कहा जाता है। वो तुम इस पिक्चर में देख सकते हो, लिख दिया गया है वृषण कोश, दिख रहा है? यस, ठीक है। मूत्र मार्ग आपको बता दिया गया है, एक पाइप है बिल्कुल शिश्न के ठीक बीचों बीच, दिख रहा है। और वो पूरा का पूरा बाह्य आवरण, वो पूरा क्या कहलाता है? शिश्न, एक मांसल बेलनाकार रचना। तो क्यों ना हम इसके बारे में एक एक लाइन लिख लें। वृषण यानी कि शुक्राणु का निर्माण यहीं होना, है ना। शुक्राणु का निर्माण यही होता है, ठीक है बाबू। दूसरा क्या है? वृषण कोश, यानी वृषण जो एक जोड़ी होते, एक जोड़ी का मतलब क्या होता है? दो, एक जोड़ी। यही एक थैली जैसी रचना में रहते हैं, एक थैली जैसी रचना में रहते हैं। रेफर करो किताब का कुछ फोटो को, देख लो, समझ में आ जाएगा। मूत्र मार्ग, ये शिश्न इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलते हैं पेनिस, के बीच में एक पतली मार्ग है,
सही हो गया। और शिश्न के बारे में अगर लिखेंगे तो इसके क्या लिखेंगे, एक मांसल बेलनाकार रचना है। हो गया। मेनली हम सब चीज़ों के बारे में बात कर ली, नर जनन तंत्र के बारे में। क्लियर हो गया बात। ये शिश्न ही है, ये पेनिस ही है, मांसल बेलनाकार रचना, जो यही संभोग क्रिया के समय वीर्य, और इसी वीर्य जिसमें होता है शुक्राणु का निष्कासन करता है। क्लियर हो गया बात। क्या हुआ, तुम लोगों को क्या दिक्कत है बाबू? बाबू कोई भी सवाल अगर हो तो बिना किसी संकोच के सवाल कर लो, हम कोशिश करेंगे डाउट क्लियर करने का। अगर कोई भी सवाल हो तो देख लो। हाँ, संभोग क्रिया का मतलब होता है जब स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, यानी जब अंडाणु का मिलन किसके साथ हो रहा है, शुक्राणु के साथ हो रहा है, इस प्रक्रिया को संभोग क्रिया बोलते हैं। क्लियर हो गया बात, ठीक है। और देख लो बाबू। हाँ बाबू, क्या वो वीर्य, ये बाबू, ये वही चीज़ है जिससे होकर के शुक्राणु निकलता है, जिसमें शुक्राणु ढेर सारे होते हैं, ढेर सारा शुक्राणु का जो कलेक्शन होता है उसको वीर्य बोलते हैं। आप ऐसे समझ लो, ठीक है। और बोले सवाल। निष्कासन, निष्कासन का मतलब होता है निकलना, निकलना, इसको निष्कासन, क्लास से निकाल दिया गया, निष्कासित हो जाओ, मेरे राजपाट से निकल जाओ तुम लोग, निष्कासित। और मांसल, मांस का बना हुआ, मसल्स का बना हुआ, तुम्हारा पूरा शरीर मांसल है, हड्डी नहीं है, मांसल है, मांस का है बना हुआ, ठीक है। और सवाल। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बाबू, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए प्रश्न लगा लेंगे अगला। अब पुरुष का हो चुका है तो मादा जनन तंत्र, अगला प्रश्न हो जाएगा मादा। और उसके बाद क्या करना है, ये चारों लिख करके फ़ोटो बनाना है। तो पिक्चर का जगह छोड़ दीजिए, वहाँ पे पिक्चर बनाइएगा, आप तस्वीर बनाइएगा जो किताब में मेंशन है। कौन सा चित्र संख्या बाबू? 9.6। फिर प्रश्न आ जाएगा मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं एवं इसके प्रमुख भागों के नाम लिखें। सही है। तो मादा जनन तंत्र का देखिए भाई कहाँ पर फोटो है। ओ जस्ट 9.7 पे ही है। और इसमें जो मुख्य भाग बताया गया है वो जो अभी हम लोग जिक्र थोड़ा देर पहले हम कर ही रहे थे। एक क्या जिक्र किया गया? अंडाशय। सही बाबू। दूसरा जिक्र किया गया है गर्भाशय। उसके बाद जिक्र किया गया है ग्रीवा यानी सर्विक्स। खैर उतना नहीं जाएंगे। एक हो गया योनि। ये तीन मुख्य रूप से क्लियर। और क्या वो हाँ सॉरी एक फैलोपियन कर दिया जाए इसको यहाँ पर, ठीक है ना। फैलोपियन नलिका, नलिका सेम टॉपिक सेम कंटेंट ऐसा ही तुमको अब क्लास 10 में मिलेगा। इसलिए बोला जाता है क्लास 8 का सिलेबस और क्लास 10 का सिलेबस सेम है। वहाँ भी अगर तुम मेरे यहाँ रहे तो हम ऐसे ही चिल्ला रहे होंगे, बस कुछ चीज़ें बदल चुकी होंगी। जैसे कि ये मोबाइल नहीं होगा, हम थोड़े से ज़्यादा जवान हो गए होंगे, है ना। और ये वाला वायर सिस्टम नहीं रहेगा, ये कुर्सी नहीं रहेगा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा महाराजा वाला चेयर आ जाएगा। कुछ बदलाव। अब तुम लोग बूढ़े हो चुके होगे, ठीक है ना। वाहिद का इतना दाढ़ी हो चुका होगा। आज का आदमी है, बहुत पुराना है ये सब,
अब देखो यहाँ पर अंडाशय एक जोड़ी पाई गई है, ये भी तुम देख सकते हो, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है लिखा हो, किताब में भी होगा कहीं पर। स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय, एकदम पहले ही लाइन में लिखा गया ना कि एक जोड़ी अंडाशय, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ओवरी, अंडाशय पाया जाता है। इसी अंडाशय से जो निकलता है, जो हम बताएं निकल के फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, उसको बोलते हैं अंडाणु। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवम, OVUM। सही है। वो जब पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब में तो स्पर्म के साथ उसका होता है निषेचन, बनता है जाइगोट। लाइन समझ में आ रहा है कहानी? हाँ। तो एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। गर्भाशय के बारे में, यह 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। अभी बस हल्का हल्का बात बताया जा रहा है। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब अपने आप में तकरीबन 8 से 10 लाइन 9 लाइन की हैं, लेकिन अभी 8 क्लास में इतना काफ़ी है ना। 1.5 साल के बाद, फिर 1 साल के बाद हम लोग पढ़ेंगे। यह 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा है तथा भ्रूण विकास के 7वें 8वें माह में यह 20 सेंटीमीटर या उसके आसपास तक बड़ा हो जाता है। देख रहे हो, भ्रूण विकास के समय जो अभी 7 से 8 सेंटीमीटर का रहता है नॉर्मल, वो बाद में कितना हो जाता है, 20 सेंटीमीटर तक बड़ा हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ 20 सेंटीमीटर लंबाई में नहीं होता है या गोलाई में नहीं होता है, अंडाकार शेप में ये बड़ा होता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अच्छा, ये कैसा होता है उसके लिए भी फोटो है तुम्हारी किताब में, पेज नंबर 109, चित्र संख्या 9.9 का खा। देख लो, देख रहे हो कैसा है ना, अंडाकार। ये जो फोटो था थोड़ा देर पहले, ध्यान है, अभी भी यही फोटो है, बस फर्क इतना कि इस फोटो के अंदर ऐसा बन चुका है। तुम देखो, बाकी नीचे तुम देखो ना, नाम देखो ना, नीचे नाम पढ़ो, चित्र संख्या 9.9 के खा में तुम नाम पढ़ो, नीचे में है योनि लिखा हुआ है। और वही फोटो को तुम मिलान करो कहां पर, चित्र संख्या 9.7 के यहाँ पर, इस फोटो से देखो, योनि यहाँ भी है, योनि यहाँ भी लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ। बस फर्क क्या देख रहे हो, अंदर की चीज़ों में देखो, साइज बड़ा हो गया है ना। यह चीज़ लिखा हुआ भी होगा कहीं पर। अच्छा, अभी नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। ये हो गया योनि मार्ग। यह संभोग क्रिया के समय नर के शिश्न को ग्रहण करती है। फैलोपियन नलिका यह वह स्थान है जहां कौन सा काम होता है, निषेचन। जहां, वेरी गुड, जहां निषेचन की क्रिया होती है। क्लियर हो रहा है बात? तकलीफ में रियासत लुट गई कि बची हुई है? बची हुई है, समझ में आ रहा है यानी कि फिर ठीक है। थोड़ा बहुत भी 20-30% भी अगर समझ में अभी आ रहा है तो अच्छी बात है, प्रोसेस में है, काम चल रहा है। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, चित्र संख्या 9.6 तो यहाँ बन जाएगा, 9.7 यहाँ बन जाएगा, बाकी पिछला तो बना ही लिए होगे, है ना। एक दिन का क्लास और है, तो कल का हमको टाइम दोगे तो कल हम इसको और पढ़ाएंगे। अगर रिकॉल करें तो कल हम इसको पूछ भी सकते हैं तुम लोगों से। जनन किसे कहते हैं? जनन सजीवों में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने ही जैसे दूसरे जीवों को बनाते हैं, अपने अस्तित्व को बनाकर रखते हैं, अपने जैसे दूसरे जीव की उत्पत्ति करते हैं। अस्तित्व को बनाने की प्रक्रिया दो तरह से हो सकती है। एक प्रक्रिया क्या होती है, अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। सही है। अलैंगिक जनन में
कोई लिंग भाग नहीं ले रहे होते। इसलिए देखो लिंग भाग में तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, वो सब था इतना ज़्यादा पेचीदा था वो, अलैंगिक पढ़ रहे थे तो नहीं, शरीर कट के बन रहा है, केंद्रक 4 बार 5 बार अंदर में टूट रहा है, बन जाओ सब बन रहे ना। जैसे ही लैंगिक का हुआ कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गया, एक आ गया शुक्राणु, एक आ गया अंडाणु, ये मिले तो हो गया निषेचन। सवाल बन गया निषेचन किसे कहते हैं? शुक्राणु का अंडाणु से मिलना ही निषेचन कहलाता है। फिर सवाल, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन नलिका में। क्यों होती है? अभी बात हो चुका है। एक जोड़ा अंडाशय स्त्रियों में पाया जाता है, वह अंडाशय से अंडाणु निकलकर फैलोपियन नलिका में पहुंचता है, सही है ना, जहां पर स्पर्म उस अंडाणु का क्या करता है? मिलन यानी निषेचन होता है, और निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट का यानी भ्रूण का निर्माण होता है। फिर विकास शुरू होता है उस भ्रूण का, और विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। गर्भाशय का आकार कैसा होता चला जाता है? अंडाकार, तकरीबन 20-25 सेंटीमीटर बड़ा। क्लियर हो गया? सेंटीमीटर, ध्यान से, मीटर नहीं सेंटीमीटर। क्लियर है बात? नहीं, हाँ। तो बाकी का केस कल करेंगे, वीडियो तुम लोग देख लेना। जो एप्लीकेशन से नहीं भी जुड़े हुए हैं वो यूट्यूब पे जाइए, ताज क्लासेस लिखिए और खेला शुरू, है ना। ठीक है, बाकी लोग जल्दी से नोट कर लें भाई। और कोई भी सवाल हो आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ तो तुम कर सकते हो, कोई भी सवाल। अब लिख दें। अच्छा ठीक है, लिख देते हैं। थोड़ा देर पहले भी संभोग का मतलब हम बता ही थे। स्त्री पुरुष का मिलन जो होता है वही संभोग करना कहलाता है। इस संभोग में स्त्री का जो युग्मक होता है अंडाणु, वो पुरुष युग्मक शुक्राणु से मिलता है। क्लियर? और कोई सवाल? प्रश्न रह जाता है तो समझ में नहीं आता है, समझ रहे हो ना। समझ में नहीं आने का सबसे मूल कारण यही है। दूसरा, जब पढ़ने का मन भी ना हो और घर वाले ज़बरदस्ती मार पीट के भिजा रहे हो तब भी नहीं होता है याद, तब भी समझ में नहीं आएगा। अरे यार काहे सर, छोड़िए आज जल्दी से छुट्टी दे दीजिए सर, हो गया पढ़ाई, बहुत हो गया, ऐसा भी होता है। तो बहाना भी चलेगा थोड़ा सा लंबा चौड़ा। कल हम आप लोग ये जो आप लोग बना के लाएंगे तो उसका पिक्चर देख लेंगे, और ये दोनों याद कर लीजिएगा। नर, सिर्फ 2 ही चीज़ आपको याद करना है। नर जनन तंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, काम क्या क्या है, मेनली यही लिखवाया गया, ज़्यादा कुछ लिखवाए नहीं है। और मादा जनन तंत्र का 8th क्लास के लिए इतना काफ़ी है। मतलब कि इनमें वैसे तो व्याख्या इनकी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वरना ज़रूरत से ज़्यादा ना सवाल हो जाएगा, फिर यार ये सवाल वो सवाल, ये सवाल वो शुरू हो जाएगा। क्लियर? और जितना भी तुम्हारे सिलेबस में जितना चीज़ है उतना तो हम लोग ज़रूर बहस करेंगे, सिलेबस से ज़्यादा नहीं भागेंगे। तो इसमें कुछ बातें और लिखानी है वो कल हम लोग कर लेंगे। क्लियर? ठीक है, चलिए सर चला जाए।